कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। अच्छे दिनों से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक मोदी 2 सरकार ने 3 साल की यात्रा पूरी कर ली। सत्ता में वापसी हुई तो मोदी सरकार ने अपने कई वादे पूरे करके भी दिखा दिए। सबसे पुराना वादा था जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून से लेकर कृषि कानूनों तक कई बड़े फैसलों पर पीएम मोदी ने आक्रामक रुख दिखाया, लेकिन इन्हीं फैसलों की वजह से उन्हें कई बार जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी 2 के 3 सालों की। अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 में इसी वादे के साथ मोदी सत्ता में आए और 2020 में दुर्भाग्य ने देश को सबसे बुरे दिन दिखाए। कोरोना के मुश्किल दौर में देश की झुकती हुई कमर को दोबारा सीधा करने के लिए मोदी ने आत्मनिर्भर होने का नारा दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह नारा कैसे हकीकत की जमीन पर उतरेगा, और आत्मनिर्भर होने से क्या सचमुच देश के अच्छे दिन आ जाएंगे? नए भारत के लिए आखिर क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? इस बार हमारे बजट में सनराइज सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी तक, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक, ये सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता है। देश के लिए पीएम मोदी का जो रोड मैप है, उसका सबसे ज्यादा तकनीक पर फोकस रहा है। पीएम मोदी ने जिन 5 सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है, वो भी तकनीक से जुड़े हैं और उभरते भारत के भविष्य की बुनियाद साबित हो सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और 5G तकनीक, ये वो सेक्टर हैं जो आने वाले समय में बेहद डिमांड में रहने वाले हैं। देश के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए भी इन क्षेत्रों में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। सनराइज सेक्टर विदेशी निवेश के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। इन क्षेत्रों में ग्रोथ से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलती है। इसलिए जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश भी सनराइज सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं। दुनिया भर के जॉब मार्केट पर भी नजर डालें तो सबसे ज्यादा तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट्स की मांग बढ़ रही है। अगर रिसर्च की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जहां टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता है, वहीं इससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारत की आर्थिक ग्रोथ को साल 2035 तक 1.3% पॉइंट तेज किया जा सकता है। भारत में आज करीब 65 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और जल्द ही देश में 5G तकनीक का दौर भी आने वाला है, जो लोगों के संपर्क करने, डिवाइस और वस्तुओं को कंट्रोल करने और तेज कम्युनिकेशन के हिसाब से क्रांति ला सकता है। 5G तकनीक यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से जहां इंटरनेट की स्पीड 20 गुना बढ़ जाएगी, वहीं कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। 5G तकनीक से हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा, परिवहन, वर्चुअल रियलिटी और क्लाउड गेमिंग जैसे सेक्टर के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में भी युवाओं के लिए रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, क्योंकि इस सेक्टर में घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की क्षमता भी मौजूद है।
21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के, इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। देश के लिए पीएम मोदी के सबसे बड़े सपनों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना भी शामिल है। लेकिन यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब भारत का निर्यात बढ़ेगा, यानी विदेश से सामान कम मंगाया जाए और देश में बने सामान और चीजें दूसरे देशों को ज्यादा भेजी जाएं। मोदी सरकार में जो नई विदेश व्यापार नीति शुरू की गई है, उसके तहत अगले 5 साल में यानी साल 2026 तक भारत का निर्यात 2 गुने से ज्यादा, करीब 30 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ करना है। 75 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को घरेलू अर्थव्यवस्था में 186 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। और यह तभी संभव हो सकता है जब देश में हर साल करीब 38 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो। जाहिर है, देश में निर्यात बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिसकी फिलहाल देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने यह दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत, तो मुश्किल से मुश्किल फैसले भी आसानी से लिए जा सकते हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में 3 तलाक पर कानून बना दिया। ये दोनों ही फैसले राजनीतिक तौर पर घातक हो सकते थे, लेकिन मोदी डरे नहीं। इन फैसलों का असर क्या हुआ? पीएम मोदी की छवि एक मजबूत इरादों वाले नेता की बन गई। लेकिन 2020 में लाए गए 3 कृषि कानून मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी भी साबित हुए हैं। पहली बार देखा गया कि मोदी सरकार अपने किसी बड़े फैसले पर मजबूर हुई और बैकफुट पर चली गई। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद करीब साल भर तक दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहने वाले किसान वापस लौट गए। 3 कृषि कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन किसानों के मुद्दों पर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। किसान संगठन एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू हो, लेकिन एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। किसानों की आय 2 गुना करने के अलावा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के मुताबिक साल 2021 में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद दर 8.9% रही और साल 2022 में इसके 8.2% रहने का अनुमान है। लेकिन अगले साल यानी 2023 में जीडीपी के गिरकर 6.9% रहने की आशंका है। जाहिर है, पीएम मोदी के लिए निढाल होती अर्थव्यवस्था के अलावा उछाल मारती महंगाई और बेरोजगारी की वैक्सीन ढूंढना भी पहली जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मार्च 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.95% थी, जो अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई है और यह महंगाई का पिछले 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह कोशिश रहती है कि महंगाई दर 6% से ऊपर न जाए, लेकिन लगातार 4 महीनों से महंगाई दर इस स्तर से ऊपर ही रही है।
महंगाई की तरह ही बेरोजगारी भी बेलगाम है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक मई 2021 में जो बेरोजगारी दर 11.84% पर पहुंच गई थी, वो जनवरी 2022 आते आते 6.56% पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। मार्च में बेरोजगारी दर 7.57% थी, जो अप्रैल में 7.83% हो गई है। जाहिर है, महंगाई को काबू करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और GDP को 10% के पार ले जाने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन पिछले 3 साल इस बात के गवाह भी हैं कि कड़े और बड़े फैसले करने में PM मोदी हिचकिचाते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA यानी नागरिकता संशोधन एक्ट को पास करना, नई शिक्षा नीति लाना या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुनिश्चित करना हो, ऐसे बड़े फैसलों के मोर्चे पर मोदी सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है। कोरोना महामारी मोदी 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुई। कोरोना की पहली लहर को रोकने में मोदी सरकार ने बेहद सक्रियता दिखाई, लेकिन दूसरी लहर का अंदाजा लगाने में उनकी मशीनरी थोड़ा चूक गई। पहली लहर को रोकने के लिए मोदी सरकार की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने हमें बुरी तरह डस लिया। अस्पतालों में दवाइयों, बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली और इस वजह से दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई। ऑक्सीजन के लिए तरसते मरीज, नदी में तैरते हुए शव, ऐसा हाहाकार मचा कि आज तक कानों के पर्दे फटे हुए हैं। साल 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी थी। उस समय देश में PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क जैसे सामान कुछ ही कंपनियां बना रही थी। कोविड टेस्ट की सुविधा भी बहुत कम थी। ऐसे मुश्किल हालात के बीच कोरोना को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया गया। 130 करोड़ लोगों के देश में ऐसा फैसला करना आसान बात नहीं थी। यह फैसला इसलिए भी और मुश्किल हो गया क्योंकि इसी समय प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हुआ। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की भारत को बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ी है, लेकिन साथ ही लोगों ने PM मोदी के इस फैसले का समर्थन भी किया है। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी। हम आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे। हम एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को। लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना से वैसी त्रासदी नहीं हुई जैसी दुनिया के दूसरे देशों में देखी गई, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा लगाने में सरकार चूक कर बैठी। और यही वजह है कि पहली लहर को रोकने पर मोदी सरकार की जहां दुनिया भर में तारीफ हुई, वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया। दूसरी लहर के दौरान दवाइयों, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड्स की भारी किल्लत देखने को मिली और इसी वजह से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। लेकिन जब बात वैक्सीन की आई, तब भारत ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 1 साल के अंदर ही 2 कोरोना वैक्सीन का निर्माण हुआ और देश में जहां दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया, वहीं दुनिया के कई देशों को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन भेजी गई। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। अंग्रेजी का अक्षर C भारत के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। इस साल देश के सामने C अक्षर वाली 3 स्थायी सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। पहली है ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ कोरोना, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरी चुनौती है चीन।
हो सकता है ये तीनों चुनौतियां अलग अलग रूपों में देश के सामने आएं, लेकिन ये तीनों ही पीएम मोदी के नीति कौशल की परीक्षा ले सकती हैं। खास तौर पर चीन हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिहाज से सबसे अहम है। चीन के अतिक्रमणकारी इरादे भारत के लिए अस्थायी सुरक्षा की चुनौती बन चुके हैं। इनसे कैसे निपटेंगे मोदी, ये सवाल बेहद अहम है। साल 2020 की ये तस्वीरें भारत कभी भूल नहीं सकता है, जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने घुसपैठ कर भारत की जमीन कब्जाने की कोशिश की। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है। साल 2020 में गलवान में टकराव से पहले भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं, और ऐसे तनाव भरे माहौल के बीच अक्टूबर 2021 में चीन ने एक चिंताजनक कानून पास किया है। चीन के इस कानून के मुताबिक सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी सैन्य टकराव की हालत में वो अपनी सीमाएं बंद कर सकता है। दरअसल इस कानून की आड़ में चीन बॉर्डर के पास नए शहर बसाना चाहता है, ताकि युद्ध की स्थिति में अपना बचाव कर सके। भारत चीन के इस कानून का विरोध कर चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान होना अभी बाकी है। चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए भारत क्वाड में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। हाल ही में जापान में क्वाड की अहम बैठक हुई है। क्वाड ग्रुप का कहना है कि वो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की गाड़ी को गतिमान बनाए रखना है, उसे लगातार चलाए रखना है। हालांकि कोरोना के बावजूद पिछले साल कई सेक्टर्स में विकास दर शानदार रही, लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट अभी भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 8.3% रहने का अनुमान जताया है। जाहिर है, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीएम मोदी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। पहला मोर्चा है महंगाई। बढ़ती महंगाई पर मोदी कैसे लगाम लगाएंगे और कैसे जीडीपी की ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे, आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। अमेरिका को रशिया और चाइना के से एक कन्फ्रंटेशन है? लेकिन उसके मतलब नहीं कि अमेरिका हमको मदद देंगे जब अगर चाइना हमको आक्रमण करता है। अब देख रहे क्या देते हैं यूक्रेन को, सिर्फ आर्म्स देते हैं बस। तो बेशक अमेरिका हमको भी आर्म्स देंगे, अच्छा है, लेकिन उससे अलावा और कुछ करेगा नहीं। कोविड के बाद रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका यह था कि सरकार अपना खर्च बढ़ा दे, जो कि सरकार ने सीमाओं के अंतर्गत, मतलब जो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ाया है। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये खर्च आगे दिखेगा, सड़कों पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, सिटीज़ पर बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये सब कुल मिला के देश को वापस विकास की सड़क पर ला सकता है। सबका साथ, सबका विकास, इसी नारे के साथ पीएम मोदी लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। देश के हर नागरिक को घर और घर में 24 घंटे बिजली पानी देना मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना भी पूरा करना है। चीन को पछाड़कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी बेहद बड़ा है। लेकिन दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मोदी सरकार में अब तक हिम्मत की कमी तो नजर नहीं आई। मेरी शुभकामनाएं
देश और सरकार के साथ हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।